हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीमैथ्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एडीमैथ्स मेंटर चैनल पर। और आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आप सबको पता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इसको हमने अच्छे से पढ़ा था वहाँ पे। तो मैं इस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। क्योंकि अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आपको अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इससे इंटरलिंक्ड है। जो इसका डायग्राम है वो हमारे इस लेक्चर में यूज़ होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या निकाला था, जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके। ठीक है, और हमने उसकी स्टेटमेंट भी अच्छे से पढ़ी थी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ही, लेकिन अब हम क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है ना, ऊपर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। जैसा कि आपको पता है, जो स्टैंडर्ड नोटेशंस वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो टर्म्स होती हैं, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म्स को हमने ए बी सी से डिनोट किया था स्टैंडर्ड नोटेशंस में। समेशन एम इंटू वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र को ए से लिखा था, समेशन एम इंटू एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र को लिखा था बी से, और समेशन एम इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को सी से लिखा था। ऐसे ही हमने डी ई एफ नोटेशंस दी थी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को, अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अलग अलग। ठीक है ना, तो देखिए आइए शुरू करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, बस छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में किया था, आपको एक तो स्टैंडर्ड ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था। तो आपने उसको लिखा था जस्ट कि ए इक्वल टू इतना होता है, और आपने जस्ट वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की थी जो ये डायग्राम आपको बोल रहा था। ठीक है, कि भैया y तो इसके इक्वल होता है और z इसके इक्वल होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डायग्राम समझा रखा है कि ये y इसके इक्वल कैसे आया, y बार प्लस वाई डैश, x इसके इक्वल कैसे आया, x बार प्लस x डैश, ये कैसे आए थे। ठीक है ना, ये x बार प्लस x डैश, कंप्लीट x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट के आपके x y z विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o। तो ये पूरा x किसके इक्वल हो जाएगा, x बार प्लस x डैश, ऐसे ये दोनों हो जाएंगे। तो हमने जस्ट क्या किया था, जो अपना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जो अपनी स्टैंडर्ड एक्सिस होती हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, उनके अबाउट तो हमें पता ही होता है कि भाई ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जस्ट हमने वाई और जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी और बस इसकी कैलकुलेशन की थी, और हमारे पास जो रिजल्ट आना था वो आ गया था। और एक टर्म और हमने रीड की थी, जो सी जी सेंट्रोइड होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है ना, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए थे। ऐसे आप किसको लिखते हो, सेंटर ऑफ मास को, समेशन एम एक्स डैश अपॉन एम समेशन वाई डैश अपॉन एम, ये फॉर्मूला होता था। अगर आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको। और फिर हमने इसको जीरो के इक्वेट किया था, क्योंकि अब ये हमारे पास ओरिजिन का काम कर रहा था, तो हमने इसको जीरो के इक्वेट करके इनकी वैल्यू निकाली थी और ये हमारे पास आ गया था। ठीक है, तो अब सेम हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए करने वाले हैं, बट जैसे हमने वहाँ पे ए लिखा था ऐसे ही हम यहाँ पे डी लिख के स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कोई भी एक के अबाउट निकाल लेंगे, बाकी दोनों के अबाउट हम सिमिलरली उसको लिख देंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस हम लिख के चल रहे हैं। तो मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, आप देखना वहाँ पे कि अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो एक्स को छोड़ देंगे, वाई है तो वाई को छोड़ देंगे, यहाँ पे एक्स और जेड आ जाएगा, और अबाउट जेड है तो हम जेड को छोड़ देंगे, अबाउट ये यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक के अबाउट प्रूव कर देते हैं, बाकी दोनों के अबाउट हम सिमिलरली उसको लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों तीनों के अबाउट करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो d इक्वल टू लेके चल पड़ते हैं, समेशन m इंटू वाई बार, ये y की वैल्यू पुट कर दी मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर हम इसको देख के आए थे कि y की वैल्यू क्या होती है, वाई बार प्लस वाई डैश, जेड बार प्लस जेड डैश, जेड की वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों इसने सब्सटीट्यूट कर दी, y की वैल्यू वाई बार प्लस वाई डैश, जेड की वैल्यू जेड बार प्लस जेड डैश। अब लास्ट लेक्चर की तरह जस्ट हमें सॉल्यूशंस करनी है बस। ठीक है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वाई बार इंटू जेड बार, वाई बार इंटू जेड डैश, और वाई डैश इंटू जेड बार, और वाई डैश इंटू जेड डैश। ठीक है, समेशन हम सभी के साथ अलग अलग आ जाएगा। अब देखिए वाई बार और जेड बार हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कांस्टेंट होता है, तो ये तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेंट्रोइड है और ये फिक्स है। ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो कांस्टेंट रीड होंगे, और जो प्राइम सिस्टम है आपका, जो डैश है वो आपके कोऑर्डिनेट कैसे हैं,
वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, तो वो आपके कांस्टेंट रेट नहीं होंगे, वो समेशन के अंदर रहेंगे। ऐसे ही वाई बार यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से जेड बार बाहर आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब ये देखो, ये जो है आपने यहाँ पे क्या लिखा था, समेशन एम वाई जेड, ये ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में थे, ठीक है, और अब ये प्राइम वाले किसके रिस्पेक्ट में है, सेंट्रोइड जी के रिस्पेक्ट में। तो इसको हमने नाम दिया था प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म डी, जब अपने पास वाई और जेड कोऑर्डिनेट थे। अब वाई डैश और जेड डैश हैं तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, डी डैश, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, हमने इसको ए डैश नाम दिया था, ठीक है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म थी, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म है, ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया डी डैश। ऐसे ही तो अब स्टार्टिंग से चलते हैं कि डी किसके इक्वल चलता आ रहा था, तो ये समेशन एम को हमने कैपिटल एम पुट कर दिया, मैंने ये सारी थ्योरी यहाँ पे लिख के बता रखी है वैसे भी, ठीक है ना, तो कैपिटल एम समेशन एम को लिख दिया, वाई बार जेड बार और वाई बार समेशन एम जेड डैश और जेड बार बाहर आ गया समेशन एम वाई डैश प्लस डी डैश। अब इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई और करना है, बस जो जो इसके अंदर अब हो सकते हैं चेंजेस उसको हम नीचे पढ़ेंगे, सारी बातें मैंने ये बता रखी हैं वो। वेयर डी डैश तो ये हो जाएगा इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश एंड जेड डैश एक्सिस थ्रू जी, जी उसका जो है वो सेंट्रोइड जो था वो अब ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन मान के चलेंगे, एंड कैपिटल एम हो जाएगा समेशन एम इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये क्या हो जाएंगी, जीरो। अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड या फिर सेंटर ऑफ मास बोल दीजिएगा, ठीक है, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था या अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, ये दोनों चीज़ें जीरो कैसे हो गई, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में भी हमने इनको जीरो बनाया था, डेफिनेशन अप्लाई की थी सेंट्रोइड की, ये वाली, ये देखो समेशन एम एक्स से जीरो होगा, ठीक है, ये ऐसे जीरो हो जाएंगे, तो ये दोनों टर्म्स जीरो, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जीरो, तो बचेगा ये टर्म और ये टर्म डी डैश वाली। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या लिख दिया, डी इक्वल्स टू एम वाई बार जेड बार प्लस डी डैश, ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली हम ई को लिख देंगे, ई अब क्या होता है अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई रह जाएगा जेड बार एक्स बार प्लस ई डैश, और ये क्या होता है अबाउट जेड, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स बार वाई बार प्लस एफ डैश, जिसको आप निकालना चाहते हो अबाउट एक्स था तो उसमें एक्स नहीं था, वाई था तो इसमें वाई नहीं है, अबाउट जेड है तो उसमें जेड नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके ई एंड एफ डैश आर, ई डैश एंड एफ डैश आर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू जी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, तो आपने दोनों को कैलकुलेट कर लिया। अब करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके जो आपने दोनों टर्म्स निकाली हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनमें से कोई भी टॉपिक, ऑफकोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक आएगा, थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक भी करना है ना एग्जाम के अंदर, तो पहले आप ये डायग्राम उसमें भी बनाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर डायग्राम आपको उसमें बनाना है, ऐसा समझो कि वहीं से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने स्टार्ट कर रखा है, ये डायग्राम आपको सेम उसमें बनाना है, और इस टर्म की जगह बस आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म स्टार्ट करनी है, ये सारी बातें उसमें बतानी पड़ेंगी कि ये कैसे कैसे आया, ठीक है, ये सारा सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, तो कौन सा भी आर्टिकल आ सकता है, ठीक है, अब ये इसमें पीछे वाले में लिख रखा था इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा। अब देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन, डेफिनेशन को ध्यान से सुनना बस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जिसके अबाउट निकालना होता है वहाँ से आपको आपके पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी होती है, ठीक है ना, तो अब आपको निकालना है अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस, एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के, ठीक है, तो अब आप अपने जहाँ पे भी आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, रूम में बैठे हो, तो आप अगर नहीं हो तो रूम में जाके देखो, आप किसी भी कॉर्नर को देखो, ठीक है ना, उस कॉर्नर में आप ऊपर की साइड देखोगे तो जो हाइट है उसको जेड एक्सिस मान लो, और आपका जो फ्लोर है ना उसकी दोनों साइड्स को आप मान लो एक्स और वाई एक्सिस, तो आप जहाँ पे खड़े हो फ्लोर पे वो आपका है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, और आपकी जो ऊपर एक्सिस जा रही है वो जेड एक्सिस जा रही है, तो वो आपकी जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है ना एक्स वाई प्लेन पे, तो आप जहाँ पे भी खड़े हो आप एक्स वाई प्लेन पे खड़े हो, और आपकी जो एक्सिस है जेड एक्सिस वो उनके उस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, तो ये वही बात बता रखी है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ऑर्थोगोनल एक्सिस इन द प्लेन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ऑर्थोगोनल एक्सिस इन द प्लेन। ये कह रहा है अगर आपको अबाउट जेड एक्सिस अब निकालना है ना, यानी कि जो परपेंडिकुलर, हमारे केस में परपेंडिकुलर कौन आई जेड वाली एक्सिस, तो उसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको निकालने की नीड नहीं है, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा किस किस का,
जिस फ्लोर पे आप खड़े हो, यानी कि आप तो एक्स वाई प्लेन पे खड़े हो, नीचे हमने एक्स वाई कंसिडर किया है, तो वहाँ पे जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, अब आप फ्लोर पे खड़े हो तो फ्लोर पे कौन सी एक्सिस है, एक्स और वाई हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जगह से जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कहाँ तक, वाई तक, और एक अबाउट एक्स एक्सिस, एक अबाउट वाई एक्सिस और एक अबाउट एक्स एक्सिस, और दोनों का क्या कर देना है, सम। वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट जेड एक्सिस, जो आपके परपेंडिकुलर एक्सिस है वो वाली, ठीक है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये कह रही है ये डेफिनेशन। आई होप मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर पाया हूँ, इस डेफिनेशन को क्लियर कर पाया हूँ। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, लेट अस कंसीडर ए, अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई वही यहाँ पे लिखेगा, ये बस रिप्रेजेंट करेगा। लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स वाई जेड, हमने सिस्टम मान लिया ओ एक्स वाई जेड। नाउ सपोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट ऑल पार्टिकल्स लाई इन द प्लेन जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो प्लेन, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि पूरे एक्स वाई प्लेन में अपना जेड क्या होता है, जीरो होता है ना। समझ सकते हो आप लोग, अगर फ्लोर पे खड़े हो, फ्लोर पे कोई भी पॉइंट है आपके पास, तो वहाँ पे तो जेड की वैल्यू जीरो होती है, हाइट तो लेते ही नहीं आप, बिल्कुल जीरो होती है हाइट तो वहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव, अब फिर से इसने ए लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ए क्या होता था अपना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो अब अबाउट एक्स एक्सिस तो ये होता था, ठीक है। इसने 3D में लिखा है, जनरल जो अपना स्टैंडर्ड नोटेशन थी वो लिखी है, लेकिन अब अपने केस में जेड हमारा जीरो चल रहा है, तो जेड को जीरो पुट करोगे तो ये बच जाएगा सिर्फ, तो समेशन एम वाई स्क्वायर। ऐसे ही इसने फिर से 3D में लिख दिया, बी क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो यहाँ पे कौन जीरो हो जाएगा, फिर से अगेन जेड, क्योंकि जेड तो जीरो चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर। अगर आप इनको कैलकुलेट करना चाहते हो ना इसके अकॉर्डिंग तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टैंडर्ड को लेके चल पड़ा और जो कंडीशन है वो पुट करता चला गया, यानी कि जेड इक्वल टू जीरो पुट कर दी, तो ये दोनों मिलके हमें एक्स एक्सिस के अबाउट और ये वाई एक्सिस के अबाउट। अब हमने जैसी डेफिनेशन पढ़ी थी, जेड एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो दोनों का क्या कर दीजिए, सम, यानी कि इन दोनों का क्या कर दिया इसने, सम। आई जेड अगर आपको निकालना है तो वो आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस रिजल्ट इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसके बाद आती है डेफिनेशन रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप मैं आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर कर पाया हूँगा। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द, आप किसी एक्सिस के अबाउट अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डेरिवेशन है ये मैंने किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इसका। मुंह में छाले हो रखे हैं, सॉरी, थोड़ा सा पेन हो रहा है इसलिए वर्ड थोड़े से डगमगा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा आपको, क्योंकि हम अब एंड करने वाले हैं इसको इस डेफिनेशन के जस्ट बाद, ठीक है। सो ये मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन को समझा रखा है, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, के की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, सारे डिस्टेंसेस अपॉन एन, ठीक है। उसके बाद एम से एम कैंसिल आउट एंड के की वैल्यू आ गई हमारे पास, स्क्वायर जो हो इस साइड जाके रूट हो गया। तो उसके बाद ये अच्छे से बता रखा है दोबारा, ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों सेम है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको देख लो चाहे इसको देख लो, ये थोड़ा सा शॉर्ट में कर रखा है, ये अच्छे से एक्सप्लेन करके कर रखा है कि भाई सभी पार्टिकल की मैंने डिस्टेंस ले ली और फिर m कॉमन ले लिया, फिर ये r1 r2 स्क्वायर। अब ये जो m है ना, ये अपना मास एक पार्टिकल का निकालना है अपने को, तो ये टोटल सिस्टम का मास है, तो टोटल सिस्टम के मास को मैंने n से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो ये एक पार्टिकल का मास आ गया, ठीक है। तो ये मैंने m की वैल्यू पुट कर दी कैपिटल M बाई n, ठीक है। तो ऐसे ही कैपिटल M बाई n, ये m से m कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो के स्क्वायर इक्वल टू ये रूट में आ जाए, तो ये आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट निकालनी है तो वो क्या होती है, इज इक्वल टू द रूट मीन, रूट ये वाला रूट, ठीक है ना। मीन किसका मीन, स्क्वायर डिस्टेंसेस, यानी कि डिस्टेंसेस जो होती है ना उनका स्क्वायर, ठीक है। आपको डिस्टेंसेस r1 r2 r3 उस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो उस एक्सिस से ये डिस्टेंसेस हैं कौन कौन, r1 r2 अप टू rm, उनका आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है ना, स्क्वायर डिस्टेंसेस। और फिर उसका क्या करना है, मीन, उन सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर का मीन निकालना है। अब मीन क्या होता है, टोटल सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, तो ये m आ गया, और फिर उसका क्या करना था आपको, रूट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम गिवन एक्सिस, तो ये आपके पास k इक्वल्स टू क्या आ गई, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पे विजिट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, शॉर्ट्स और एक 1 मिनट शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब अपने पास जनरली में क्या होता है, आज के दिन ऐसा टाइम नहीं रहा कि आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाओ तो उसको सोल्व करते रहो। आज के दिन मैथ्स मांगता है आप उस क्वेश्चन को, आपके पास एक्यूरेसी कितनी है और उसको कितने कम टाइम में सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप चैनल को विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी अच्छी अच्छी, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कम टाइम में टैकल कर पाओ, उसकी अप्रोच आपकी अच्छी होगी, ठीक है ना, क्वेश्चन को टैकल करने की। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।